हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट बीए पार्ट 2 का पेपर 2 वस्त्र विज्ञान की कक्षा में आज ताप सुनम्य रेशे नायलॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। नायलॉन जो है इसको ताप सुनम्य रेशा या फिर संश्लेषित रेशा भी कहा जाता है। ये आधुनिक विज्ञान जो है आधुनिक जगत में एक वैज्ञानिक चमत्कार के रूप में इसको देखा जाता है, क्योंकि ये ऐसे रेशे हैं जिनमें प्रकृति से कुछ भी नहीं लिया गया है, प्रकृति के कोई पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है और ये विशुद्ध रूप से केवल रासायनिक तत्वों से ही इसको बनाया गया है। और ये एक ऐसा रेशा है जिसकी मजबूती, टिकाऊपन, चमक, कार्यक्षमता सभी का कोई भी प्राकृतिक रेशा इन गुणों का मुकाबला नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, इसका रखरखाव करना आसान है, इसकी देखभाल करनी आसान है, इसकी साफ सफाई करना बहुत आसान है। इसको वॉश एंड वियर वाले गुण से वशीभूत माना जाता है। ये जो है ये ताप सुनम्य रेशे को इसको जादुई रेशा भी कहा जाता है। इनके बने हुए वस्त्रों को प्रेस करने की, आयरन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बहुत मज़बूत है, इसमें अत्यधिक चमक है और जो आप जानते हैं हर वो वस्त्र जिसमें चमक होती है वो सुंदरता साथ में लिए रहता है और वो बहुत ही अच्छा वस्त्र उससे बनता है। ऐसे रेशों से इसमें बहुत कोमलता है, इसमें लचीलापन है, कार्यक्षमता इसकी अच्छी है। इन सभी चीज़ों में ये किसी भी प्राकृतिक रेशे से बेहतर है। इसका आविष्कार जो है वो उसने वस्त्र उद्योग में एक क्रांति सी ला दी थी। इसका आविष्कार 20वीं शताब्दी में किया गया। डॉक्टर वेलिस एच कैरोथर्स ने इसका आविष्कार किया था और ये जो है ये ड्यू पॉन्ट कंपनी के प्रमुख रसायन शास्त्री थे। इन्होंने 1929 ईस्वी में इसका आविष्कार किया। इन्होंने अनुसंधान के द्वारा पॉलीमर नामक रसायन का आविष्कार किया। अब आपको ये जिज्ञासा हो गई होगी कि आखिर ये नायलॉन के रेशे जिसमें प्रकृति का कोई भी कण नहीं लिया गया है और जिसमें इतने सारे गुण विद्यमान है, तो आखिर ये किस तरह से बनाया जाता है, इसका निर्माण किससे होता है। तो इसका निर्माण अभी जैसे मैंने बताया रसायन शास्त्री ने इसको आविष्कार किया था और पॉलीमर नामक रसायन का उन्होंने आविष्कार किया और पॉलीमराइजेशन से इसको ये वस्त्र बनाया जाता है। अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन का अर्थ है कि अणुओं को एक श्रृंखलाबद्ध रूप में एकत्र करना, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। नायलॉन निर्माण की क्या प्रक्रिया है, इसको हम जानने की प्रयास करेंगे। नायलॉन के निर्माण के जो चरण हैं उनको हम एक एक करके लेते हैं। पहला जो चरण है वह यही जो अभी मैंने आपको बताया, पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया। तो पॉलीमराइजेशन में इसका जो निर्माण है ये एक जटिल रासायनिक क्रिया होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन इन तीनों की एक निश्चित अनुपात में और एक नियंत्रित अनुपात में इनकी एक संगठात्मक व्यवस्था होती है। इन तीनों चीज़ों की, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को एक निश्चित और नियंत्रित अनुपात तथा संगठात्मक व्यवस्था में इनको मिलाया जाता है। इन सभी तत्वों का अनुपात हम थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार का नायलॉन चाहिए। देखिए नायलॉन आपने सुना होगा, नायलॉन की रस्सियाँ और नायलॉन की चादर भी, नायलॉन का कपड़ा भी, तो हमें किस प्रकार का चाहिए
किसी चीज़ में हमें उसकी कोमलता ज़्यादा चाहिए, कभी हमें एंड प्रोडक्ट ऐसा चाहिए कि उसकी हमें मजबूती ज़्यादा चाहिए। तो उस पर डिपेंड करता है कि हम इनको किस प्रपोर्शन या किस रेशो में लें। अब इसकी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए, नायलॉन निर्माण में पहले कोल तार, पेट्रोलियम या अन्य रासायनिक कच्ची सामग्री इनको लिया जाता है। गर्ल्स, इसमें थोड़ा, क्योंकि ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, तो देखिए इसमें कुछ रसायनों के नाम आएंगे। आप सभी लोगों ने 10वीं तक विज्ञान पढ़ा है। ये जो भी रसायन हैं और जो भी क्रियाएं हैं, ये हमारी 10वीं तक की विज्ञान में हमने ये करी हुई है। इन रसायनों के नामों को आप समझने की कोशिश करें, है ना। रासायनिक कच्ची सामग्री, ये जो कोल तार, पेट्रोलियम और अन्य रासायनिक कच्ची सामग्री ली जाती है, इसको हेक्सामिथिलीन डायमीन तथा एपिडिक अम्ल नामक रसायनों का इनसे निर्माण किया जाता है। इन रसायनों के संयोग से नायलॉन सॉल्ट बनाया जाता है। इस नायलॉन सॉल्ट को ऑटोक्लेव, अब ऑटोक्लेव जो है ये एक मशीन होती है बहुत गर्म। अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ, जो हमारे एवरीडे यूज़ में आप समझ लीजिए जिस तरह से एक प्रेशर कुकर होता है, उस प्रकार से एक ऑटोक्लेव मशीन होती है जिसमें अत्यधिक ताप और अत्यधिक दबाव पे किसी चीज़ को गर्म किया जा सकता है। तो इस नायलॉन सॉल्ट को ऑटोक्लेव में रखकर गर्म किया जाता है, और गर्म करने से छोटे छोटे अणु जो होते हैं वे आपस में मिलकर अणुओं की एक बड़ी सी श्रृंखला में बंध जाते हैं, जिन्हें, इस श्रृंखला को जो ये बन जाते हैं, इसको लीनियर सुपर पॉलीमर कहा जाता है। लीनियर सुपर पॉलीमर ये कैसे बना? ये ऐसे बना कि जब हमने उन रसायनों को ऑटोक्लेव में रखकर गर्म किया तो ये छोटे छोटे अणु आपस में सट गए और इन्होंने एक अणुओं की एक लंबी श्रृंखला बना दी। इसको हमने लीनियर सुपर पॉलीमर कहा। इस लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिंग व्हील पर बहाकर रिबन के रूप में तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इस रिबन पर ठंडा पानी डाला जाता है जिससे यह जम जाता है, क्योंकि अभी तो ये लिक्विड स्टेट में होगा नेचुरली, तो इसके ऊपर ठंडा पानी डाल करके इस रिबन को फिर जमा दिया जाता है। जमने के बाद इस रिबन के, जो जमा हुआ रिबन होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट लिया जाता है और रिबन के इन छोटे टुकड़ों को फ्लैक्स कहा जाता है। रिबन के इन छोटे टुकड़ों को फ्लैक्स कहा जाता है। फ्लैक्स प्राप्त करने के बाद हम, जब एक बार पहली प्रक्रिया हुई कि हमने इस फ्लैक्स को प्राप्त किया, अब जब ये फ्लैक्स तैयार हो जाता है तो इसके छोटे टुकड़े करके इनको फिर से पिघलाया जाता है। इनको पिघलाकर और एक गाढ़ा घोल बनाया जाता है। इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। अब स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारने वाली प्रक्रिया हमने जब रेयॉन पढ़ा था तब हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि स्पिनरेट क्या होता है, किस धातु का बना होता है, किस तरह से उसमें छिद्र होते हैं और उसमें से एक लिक्विड, रासायनिक लिक्विड को निकाला जाता है। तो वह प्रक्रिया अब होती है। तो हमारे पास ये लीनियर सुपर पॉलीमर कास्टिंग ये तैयार हुआ। उसके बाद हमने उसको रिबन की ठंडे पानी में उस रिबन की तरह उसको व्हील पे डाला, उसको जमाया, उसको अगेन छोटे टुकड़ों में काटा और फिर पिघलाया और फिर जो हमारे पास घोल आया उसको हमने स्पिनरेट से निकाला। अब इसकी नेक्स्ट प्रक्रिया आई स्पिनरेट में से रेशा निकालना। ये सेकेंड स्टेप आ गया। फ्लैक्स को पिघलाकर गाढ़ा घोल प्राप्त कर लिया जाता है। इस गर्म गाढ़े घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। धागे की बारीकी के अनुसार स्पिनरेट के छिद्रों का चुनाव किया जाता है। ये हमने पहले भी जब रेयॉन पढ़ा था
विस्कॉस क्यूपरा अमोनियम और नाइट्रोसेल्यूलोज, तब भी हमने ये जाना था कि हमें यदि मोटा धागा चाहिए तो हम स्पिनरेट के छिद्रों को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। हमें जिस भी आकार का धागा चाहिए उसके अनुसार हम स्पिनरेट के छिद्रों का आकार कर लेते हैं और हमें उसी आकार का धागा प्राप्त हो जाता है। स्पिनरेट के छिद्रों से निकलते ही रेशे जो हैं वो हवा के संपर्क में आते हैं और हवा के संपर्क में आकर वे ठोस और कड़े हो जाते हैं। ये हमारी एक प्रक्रिया हुई। फिर इन कड़े रेशों को कंडीशनर में से होके गुजारा जाता है। यहाँ पर ये थोड़े नरम हो जाते हैं। अगर रेशे बहुत कड़े होंगे तो आप जानते हैं कि जो आगे की प्रक्रिया है उनको बटना, उनमें ऐंठन देना, ये सब प्रक्रियाएं करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन कड़े रेशों को कंडीशनर से होकर गुजारा जाता है और यहाँ पे ये थोड़े नरम हो जाते हैं। और जब ये थोड़े नरम हो जाते हैं तो इसी स्टेज पर यहीं पर क्या किया जाता है, इनमें ऐंठन देकर इनको बट लिया जाता है। बटने की प्रक्रिया यहाँ पर कर ली जाती है। बटने के पश्चात नायलॉन जो हैं वो अति सूक्ष्म रेशे उनके बन जाते हैं जो कि सुंदर, मजबूत, लचीले धागे के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इनकी चमक जो है वो भी बहुत ही अत्यधिक होती है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है तीसरी, वो है रेशों को खींचना, ड्रॉइंग ऑफ द फाइबर। नायलॉन के रेशे को बटने के पश्चात खींचा जाता है। खींचने से क्या होता है, वो अपनी मूल लंबाई से 7 से 9 गुना अधिक लंबा हो जाता है। इसको खींचा जाता है, ड्राइंग करी जाती है और इससे उसकी जो आणविक रचना है और जो व्यवस्था है वो फ्लैक्स के समान ही जो पहले अव्यवस्थित रहती है वो अब इस प्रक्रिया के बाद जो रेशों के अंदर की आणविक बनावट है वो व्यवस्थित हो जाती है। इनकी मजबूती, लोच, चमक, पारदर्शिता वो भी इस समय थोड़ी कम रहती है। इस प्रक्रिया में अणु हैं जो हैं वो सीधे हो जाते हैं, आपस में सट जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं और इकहरी श्रृंखला, अणुओं की इकहरी श्रृंखला में बंध जाते हैं। पूर्ण खिंचाई के पश्चात जब ये खिंचाई की प्रक्रिया, रेशों को ड्राइंग ऑफ फाइबर्स, रेशों को खींचने की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है उस समय हमें एक मजबूत, चमकदार, पारदर्शक, लचीला धागा प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जो प्रक्रिया है वो है चमक को कम करना। ये हमें रेयॉन में भी एक टाइम ये प्रॉब्लम आई थी जब मैंने आपको बताया था कि चमक, ये वाले जो मैन मेड और ये संश्लेषित रेशे हैं इनमें अत्यधिक चमक होती है और कई बार हमें इतनी अत्यधिक चमक, हमारा जो उस रेशे का से बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसमें हमें इतनी चमक की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें उस चमक को कम करने के भी प्रोसेस होता है। इसकी कभी कभी ये चमक आँखों को चुभने वाली होती है, तो इसके लिए नायलॉन के धागे की चमक को कम करने के लिए जब नायलॉन को बनाने की प्रक्रिया होती है तभी उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट व जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये जो रसायन हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट अथवा जिंक ऑक्साइड, ये नायलॉन के लिए जो पॉलीमाइड घोल तैयार होता है उसमें ही मिला दिए जाते हैं और जिससे उस समय उनकी चमक, जब वो तैयार रेशा होता है तो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन ये कितनी मात्रा में मिलाए जाएंगे यह एक विशेषज्ञ द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा कि कितनी मात्रा कम करने से चमक कितनी डिग्री कम हो सकती है। तो ये नायलॉन के निर्माण की मुख्य 4 स्टेप्स थे और उनकी जो
क्या उसमें वो चाहिए होता है सामग्री, उसके बारे में हमने जाना। अब ये नायलॉन के निर्माण को हमने अगर एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो ये आपको एक चित्र के रूप में भी हमने बताया है कैसे कोलतार और ये विभिन्न रसायनों से किस तरह से ये हेक्सामेथिलीन डायमाइन के साथ में करके नायलॉन का सॉल्ट बनाया जाता है। और नायलॉन का तैयार जो सॉल्ट है वो नायलॉन पॉलीमर, यहाँ पे सॉल्ट मैंने आपको बताया, सॉल्ट से रिबन बने, रिबन को वापस पिघला करके पॉलीमर बनाया और उसको स्पिनरेट के छिद्रों से यहाँ से निकाला और वो वायु से हवा के कांटेक्ट में आके सूख जाते हैं। फिर उनको कंडीशन किया जाता है और कंडीशन करके देखिए यहाँ से उनको फिर ये लपेट लिया जाता है। लपेटने के साथ ही ड्राइंग की प्रक्रिया भी कर ली जाती है। इसको और अधिक महीन बनाने के लिए यहाँ पे उसमें ड्राइंग की प्रक्रिया कर ली जाती है, धागों को खींचने की प्रक्रिया भी कर ली जाती है और हमको अंत में एक सुंदर धागा प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों चित्र के माध्यम से भी हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से रसायनों से हमें एक बहुत ही चमत्कारी रेशा प्राप्त हो सकता है।